नमस्ते दर्शकों, मैं आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ उपस्थित हूं। आज हम एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर चर्चा करेंगे जो पुनरीक्षण, रिव्यू, याचिकाओं के दायरे को समझने में आपकी मदद करेगा। याचिकाकर्ता समयुज्जमा खान और अन्य ऑपोजिट पार्टी बैजनाथ सिंह केस संख्या RVW 311 ऑफ 2024, न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास, निर्णय की तारीख 22 मई 2025। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका रिव्यू पिटीशन से संबंधित है, जिसमें 30 जनवरी 2024 के एक आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मूल पुनरीक्षण आवेदन में एक स्पष्ट त्रुटि थी, क्योंकि उसमें संबंध तामील न होने के मुख्य मुद्दे को अनसुना कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले को केवल स्पेशल ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वाद संपत्ति का कब्जा विपक्षी दल को सौंप दिया गया है। विपक्षी दल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट की पुनरीक्षण शक्ति बहुत सीमित है और केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि होने पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि मात्र पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस मामले में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन की सीमाएं और दायरे पर विस्तार से चर्चा की गई है, विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के अनुभाग 114 और आदेश 47 नियम 1 ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत। पुनरीक्षण की सीमित शक्ति। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण आवेदन अपील से अधिक प्रतिबंधित है और पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार आदेश 47 नियम 1 CPC में उल्लिखित निश्चित सीमाओं तक सीमित है। इनहेरेंट शक्ति नहीं। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग एक इनहेरेंट शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है, न ही एक अपीलीय शक्ति का प्रयोग पुनरीक्षण की आड़ में किया जा सकता है। स्पष्ट त्रुटि का महत्व। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए यह बताया गया कि पुनरीक्षण केवल तभी स्वीकार्य है जब रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट हो। ऐसी त्रुटि स्वस्पष्ट होनी चाहिए और इसके लिए लंबी बहस या तर्क प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपील का भेस नहीं। पुनरीक्षण याचिका का उद्देश्य सीमित होता है और इसे अपील का भेस नहीं बनने दिया जा सकता। याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण की आड़ में पहले से संबोधित और निर्णय लिए गए प्रश्नों को फिर से उठाने और बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून में परिवर्तन का आधार नहीं, यहां तक कि कानून में बदलाव या बाद का निर्णय भी पुनरीक्षण का आधार नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता आदेश 47 नियम 1 CPC के तहत पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई आधार नहीं बना पाए हैं। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता इस आवेदन के माध्यम से मामले के गुणों को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय ने 30 जनवरी 2024 के आदेश की समीक्षा करने का कोई कारण नहीं पाया। रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं थी और याचिकाकर्ता द्वारा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे न्यायालय को आदेश की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। परिणाम स्वरूप पुनरीक्षण याचिका संख्या 311 ऑफ 2024 और इससे संबंधित कोई भी अन्य आवेदन खारिज कर दिए गए। यह निर्णय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सख्त सीमाओं पर प्रकाश डालता है, यह दोहराते हुए कि यह केवल एक गलती को सुधारने के लिए है जो रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट है, न कि किसी गलत निर्णय को फिर से सुनने या अपीलीय अदालत की तरह काम करने के लिए। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।